नमस्कार, मैं सुदेशना बनर्जी, संविदा सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, घाटशिला महाविद्यालय, घाटशिला। और आज का चर्चा का विषय है स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के सेमेस्टर 5 और 12 इकाई 3 अर्थात जनसंचार और भाषा का अंतर्संबंध। अब हम जानते हैं कि जनसंचार और भाषा के बीच में क्या संबंध है, किस तरह भाषा और जनसंचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक सामान्य मनुष्य की जो सारी गतिविधियां होती है ये समाज से जुड़ी हुई होती है और समाज में परस्पर जितने भी उसके विचार आदि जो है या भावनाएं हैं, इसका जो आदान प्रदान या संप्रेषण होता है, उसके लिए मनुष्य का जो सशक्त माध्यम है, सबसे सशक्त माध्यम है वो भाषा ही है। हालांकि चिन्ह, संकेत आदि के द्वारा भी इंसान संचार क्रिया करते हैं, पर भाषा का जो माध्यम है वो इन सभी माध्यमों से, इन सभी से सबसे सशक्त माध्यम है। अब जिस मौखिक माध्यम के ज़रिए इंसान शैशव काल से मृत्यु तक एक दूसरे के साथ, परस्पर के साथ विचार आदि और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे मुख्यतः भाषा के रूप में हम जानते हैं। अब भाषा जो है वो एक ध्वनि प्रतीकों का व्यवस्था है, यानी भाषा एक ध्वनि प्रतीकों का व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य आपस में अपने भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और भारत इस दृष्टि से भारत जो है वो बहुभाषी देश है। भारत में कई प्रकार की भाषाएं होती हैं, यहाँ तक कि एक भाषा के अंदर भी कई प्रकार बोली होती है। इसीलिए क्योंकि भारत में बहुत सारे भिन्न भिन्न जाति, धर्म, पंथ और आदि के लोग निवास करते हैं, इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो समाज का जो ताना बाना है बहुत अलग है दूसरे देशों की तुलना में। इसलिए भारत में अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक इस तरह परिस्थिति होने के कारण भारत में उन भाषाएं भी बहुत सारी हैं। इसीलिए भारत एक बहुभाषी देश है और भारत में जो जनसंचार क्रिया है वो इन्हीं भाषाओं के ज़रिए किया जाता है। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा भाषा का प्रयोग भारत में होता है जनसंचार के लिए वो है हिंदी भाषा। सभी भाषाओं का, अपनी प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग भारत में जनसंचार के लिए किया जाता है, पर अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर भारत में जनसंचार की बात करें तो उसकी हिंदी इसकी प्रमुख रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अब भाषा जो है वो मानवीय संचार का एक प्रमुख माध्यम है। व्यक्ति अपने भावों, विचारों आदि का संप्रेषण अधिकतर भाषा के माध्यम से ही करता है और विभिन्न जनसंचार माध्यम की जो संचार प्रक्रिया है उसका आधार ही भाषा है। यानी अगर हम जनसंचार के जो माध्यम है, जैसे कि मुद्रित माध्यम हो या लिखित आपके श्रव्य माध्यम या दृश्य श्रव्य माध्यम हो, ये जितने भी माध्यम है, यहाँ तक कि परंपरागत जो माध्यम भी थे, सभी माध्यमों को भी अगर हम मानते हैं, इन सभी माध्यम की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है। यानी जो भाषा हो सकता है कि परंपरागत माध्यम में हम प्रयोग करते हैं, वही भाषा हम मुद्रित माध्यम के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माध्यम के जो चुनाव होता है उस चुनाव में भाषा भी एक प्रमुख तत्व होता है। हम किस भाषा का प्रयोग किस माध्यम से कर रहे हैं, ये भी एक जानने की विषय होती है। और हम जैसे जैसे माध्यमों, जिस माध्यम के हमारा माध्यम होता है और उसका जो भाषा का जो चुनाव होता है, उसी के आधार पर उसकी सफलता भी या उसकी जो लोकप्रियता भी बहुत हद तक निर्भर करती है कि आप जिस तरह के माध्यम है उसी तरह की आप भाषा उसका चुनाव करते हैं कि नहीं। जैसे परंपरागत माध्यम है जिसमें लोक कला या नाटक होता है, उसकी भाषा अलग होती है, रेडियो और टेलीविज़न की भाषा अलग होती है, यहाँ तक कि हमारे जो इंटरनेट के माध्यम है, यानी यूट्यूब हुआ, आपके जो
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह के जो माध्यम होते हैं, वर्तमान के जो आधुनिक माध्यम हैं, इनकी भी जो भाषा की चुनाव होती है वो अलग होती है अलग अलग माध्यम के तुलना में। जैसे अगर हम जो समाचार पत्र में जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे मानक भाषा के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर हम इंटरनेट का भाषा का प्रयोग अगर हम देखें तो उसमें आपके खिचड़ी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें हिंदी का भी शब्द आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं। इस तरह उसमें बहुत दोनों भाषाओं का, कभी कभी जो प्रादेशिक भाषा है उसकी भी उसमें कुछ अंश होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे भाषाओं को मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है। आपस में लोग जब बातचीत करते हैं या चैटिंग करते हैं उसमें भी बहुत सारे भाषाओं के एक ही हो सकता है कि एक ही लाइन में एक ही जो पंक्ति है उसमें ही अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी तरह से माध्यम के आधार पर भी भाषा का परिवर्तन होता है। जनसंचार माध्यम की जो भाषा का रूप के आधार पर उसका माध्यम की सफलता तथा परिणाम निश्चित होता है। समाचार पत्र में जो भाषा प्रयोग होता है वो भाषा आपके रेडियो में नहीं किया जा सकता है, या उसका प्रयोग टेलीविज़न में हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे माध्यम होता है उसकी भाषा भी उस तरह ही होती है। भाषा एवं समाज के बारे में डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी का कहना है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है जिसकी प्रकृति में सामाजिक तत्व निहित होती है। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी ये कहते हैं कि वो एक सामाजिक वस्तु है, भाषा जो एक सामाजिक वस्तु है, इसीलिए उसके अंदर, भाषा के अंदर जो है वो सामाजिक तत्व ही उसके ऊपर उनके अंदर निहित होती है। चाहे उस जैसे कि अगर हम कोई समाचार का भाषा को अगर लेते हैं तो उसमें भी अलग अलग समाचार के अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे उसके अंदर जो सामाजिक तत्व है, यानी समाज से जुड़ा हुआ तत्व ही भाषा के अंदर होता है, और उसी आधार पे जनसंचार की क्रिया भी की जाती है। अब जो है भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में हम जानते हैं। विश्व में भाषा का बोलचाल में आदान प्रदान होना शुरू हुआ तो उसके प्रचार प्रसार के लिए भी भोजपत्र से लेकर शिलालेख तक की रचना की गई। यही रचना बाद में भाषा संप्रेषण का यात्रा बिंदु बना। यानी भाषा जो पहले बहुत आदिकाल में, उस समय जब लोग जो है, मानव जाति जो है उसके पास भाषा नहीं थी, तो वो भी संकेतों और आदि चिन्हों के द्वारा अपना संचार क्रिया करते थे। धीरे धीरे जिस तरह से हमारा विकास होता गया तो हमारी भाषाओं की भी विकास उसी तरह से होता गया, और धीरे धीरे करके भोजपत्र से लेकर शिलालेख तक हमारी जो भाषा का एक सफ़र रहा। उसके बाद वो उस भोजपत्र शिलालेख से लेकर वर्तमान में उसकी एक बहुत लंबी जो वो रास्ता है अभी तक तय कर चुकी है। अब भाषा में दो रूप होते हैं, एक साहित्यिक भाषा होता है, एक प्रयोजनमूलक भाषा होता है। साहित्यिक भाषा का जो प्रयोग होता है वो कथा, निबंध, कहानी, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा इत्यादि जितने भी साहित्यिक जो कार्य होते हैं उनसे ये भाषा का इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। और प्रयोजनमूलक जो होता है, सामान्यतः प्रयोजनमूलक और प्रयोजनमूलता को क्रमशः अंग्रेजी शब्द में फंक्शनल या फंक्शनलिस्ट का विकल्प माना जाता है। इस तरह से जो प्रयोजन के आधार पर जो भाषा का प्रयोग होता है उसे आपका प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। हिंदी में प्रयोजन का संबंध भाषा की प्रयोजनीयता से है और मूलक का तात्पर्य है आधारित, यानी पारिवारिक शब्द के रूप में प्रयोजन से तात्पर्य। ठीक है, इसमें जो मुख्य रूप से जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तकनीकी जो विज्ञापन है, वाणिज्यिक है, आर्थिक है, और इस तरह की संचार भाषा आती है। इनमें से यही प्रयोजनमूलक भाषा इसे कहा जाता है। आपके जी राजभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, या तकनीकी भाषा हो, या विज्ञान की भाषा हो, इसे प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हम जानते हैं। तो एक साहित्यिक भाषा है और एक प्रयोजनमूलक भाषा है।